फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 13 के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे और इसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको ऑलरेडी 50-60% आता है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये कोई डिटेल्ड क्लास नहीं है। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि आपने माइंड में कभी पढ़ा है और माइंड में आपका वो मेमोरी में डिक्रीज होते होते वो 40% पे आ गया है। 40% 50% बात आपको याद है, जो मेन बात है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा 90% 95% तक ले जाएं। ये पर्पस है कि आपका जो मेमोरी में 40% रह गया है वो अब 90-95% तक पहुंच जाए। सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज विद बैकग्राउंड आपके माइंड में आ जाए, सच दैट कि आप डेरिवेशन देखना हो, न्यूमेरिकल जेईई मेन का देखना हो, नेट का देखना हो, बोर्ड लेवल का देखने हो, जो भी देखने हो वो आप इजीली समझ पाएँ और इजीली प्रैक्टिस कर पाएँ। ये पर्पस होता है कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास का। तो चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको ये जानना है भाई कि आइडियल गैस एजम्पशन क्या है। मीन्स जो पढ़ रहे हैं उसमें आइडियल गैस के बारे में कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं जो हम लोगों को आइडियल गैस हम लोग समझते हैं कि वो फॉलो कर रहा है। तो पहले एजम्पशंस को हम लोग समझेंगे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझने हैं, फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस समझेंगे, और 3 टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्पीड वाइज, 3 स्पीड जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के वो हमें जानने पड़ेंगे। आरएमएस स्पीड, मोस्ट वेरिएबल स्पीड एंड मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। फिर देखेंगे प्रेशर इनसाइड द गैस, गैस के अंदर कितना प्रेशर है उसका फॉर्मूला हम लोग समझेंगे बैकग्राउंड के साथ। फिर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यहाँ से हम लोग प्रेशर से ऑब्टेन करते हैं, एंड डिफरेंट गैस लॉज, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो या बॉयस लॉ हो, सब हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल डिडक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे मीन फ्री पाथ। लास्ट में क्या देखेंगे भाई? तो मीन फ्री पाथ एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखने पड़ेंगे हमें भाई? तो आइडियल गैस असम्पशंस देखने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या आइडियल गैस असम्पशंस हैं वो जरा समझें। तो सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी कंटेनर में हम लोग अगर गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल्स का साइज टेंडिंग टू 0 है। साइज क्या है भाई? टेंडिंग टू 0 है। इट मीन्स ऑलमोस्ट नो साइज, हम लोग 0 साइज मान करके चलते हैं। और इसके लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअल में कोई गैस मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में मूव कर सकता है भाई? तो टोटल वॉल्यूम में से इन अदर गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही तो इसके लिए अवेलेबल है। किसी पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है भाई? तो पूरा वॉल्यूम कंटेनर का माइनस जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम तो छोड़ दो भाई, वहाँ थोड़ी जा सकता है। दूसरे जो अवेलेबल हैं फ्री स्पेस, वो एक्चुअल में तो ये है। लेकिन हम लोग मान के क्या चलेंगे कि ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री स्पेस पूरा एंटायर कंटेनर का वॉल्यूम ही है। तो मीन्स इंटायर वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या समझेंगे भाई? तो ये मॉलिक्यूल को समझेंगे हम लोग स्फेरिकल, और ये हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। मीन्स ये इनकम्प्रेसिबल है, हार्ड इनकम्प्रेसिबल है समझो। इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते मॉलिक्यूल को, इनकम्प्रेसिबल है समझो, स्टील की बॉल की तरह ऐसा समझते हैं हम लोग। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वेरी स्मॉल साइज टेंडिंग टू 0 और ये है। और एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स भी 0 लगाते हैं। फोर्स भी क्या है? अगर आइडियल गैस है तो फोर्स बिल्कुल ही 0 लगाते हैं। ठीक है, ऐसे तो स्मॉल फोर्स होता है, रियलिटी में क्या होता है? कुछ ना कुछ फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन ये इतना स्मॉल है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लें। और आइडियल गैस जो होगा वो समझें कि 0 फोर्स लगाते हैं। आइडियल गैस के लिए 0 मीन्स आइडियल गैस वो गैस है जिसका साइज 0 होता है मॉलिक्यूल का, जिसके लिए पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होता है मूवमेंट के लिए, जो स्फेरिकल शेप में है और हार्ड इनकम्प्रेसिबल स्फेयर की तरह है, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही 0 है। तो ऐसा गैस मॉलिक्यूल्स हैं और एक दूसरे पे बिल्कुल फोर्स नहीं लगाते, कोई अट्रैक्टिव फोर्स कोई है ही नहीं। ये फोर्स एक दूसरे पे तब लगाएंगे जब 2 मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, या तो फिर एक मॉलिक्यूल एक वॉल के साथ कोलिजन कर रहा होगा। मीन्स जब कोलिजन है तभी फोर्स है। मीन्स कोलिजन फोर्स खाली होगा, कोलिजन फोर्स ये अलाउड होंगे, यही हमारे लग सकते हैं। अदरवाइज कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऐसे नहीं है। कोलिजन का फोर्स लगेगा। और जितने भी कोलिजन हैं उनके बारे में भी सोचा गया भाई। तो जितने भी कोलिजन हैं वो कैसे समझे जाएंगे? तो वो समझे जाएंगे प्योर इलास्टिक कोलिजन। आइडियल गैस सिर्फ प्योर इलास्टिक कोलिजन्स करता है। प्योर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? कोई हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी जितना रहता है स्टार्टिंग में उतना ही बाद में भी रहता है। मीन्स कोई हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। प्योर इलास्टिक कोलिजन होगा। और टाइम टेकन ड्यूरिंग कोलिजन वो है टेंडिंग टू 0, दैट इज कोई टाइम इलैप्स नहीं होता है ड्यूरिंग कोलिजन।
ठीक है, ऐसा समझते हैं। और क्या समझते हैं भाई, तो जो मोशन हो रहे हैं वेलोसिटीज हैं वो रैंडम मोशन है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में ये असम्पशन है कि वेलोसिटी रैंडम होते हैं भाई, रैंडम मोशन हो रहा होता है। और वेलोसिटी का जो वेरिएशन अगर हम लोग देखते हैं तो 0 से लेकर के वेरी हाई स्पीड मीन्स अप टू वेरी हाई स्पीड भी वेलोसिटी अलाउड है। रैंडम मोशन तो है ही, बट ये स्पीड का वेरिएशन 0 से लेकर वेरी हाई स्पीड तक भी अलाउड है। और क्या असम्पशन है भाई, तो इसका गैस का डेंसिटी हो या प्रेशर हो इज सेम एट ऑल पॉइंट, इज सेम एट ऑल पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स इसमें कहीं भी हम लोग देखें, यहाँ देखें यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं मास डेंसिटी, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने मास उसी को बोलते हैं डेंसिटी, तो उतना ही यहाँ भी होंगे, उतना ही यहाँ भी होंगे, उतना ही यहाँ भी होंगे, उतना ही यहाँ भी होंगे। अगर ये क्लासरूम है तो क्लासरूम में यहाँ पे जो डेंसिटी है वही यहाँ डेंसिटी है, वही यहाँ डेंसिटी है, वही यहाँ डेंसिटी, वही यहाँ डेंसिटी है। मीन्स कहीं पे ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं ज़्यादा अमाउंट में मैटर है, गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेम डेंसिटी सेम प्रेशर होता है एंड सेम टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट्स होते हैं अंडर होमोजीनियस कंडीशन, यूनिफॉर्म कंडीशन, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा। और क्या असम्पशन है भाई, तो इसमें जो एनर्जी होगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 3/2 kT, 3/2 kT होता है मीन काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग आगे समझते भी हैं। 3/2 kB इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी। 3/2 kT इज द मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रैंडम मोशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? ठीक बात है। ठीक है, अंडर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सेम प्रेशर, सेम वेलोसिटी, सेम प्रेशर और सेम डेंसिटी और सेम टेम्परेचर एवरीवेयर इनसाइड द गैस कंटेनर, हर जगह के लिए सेम होता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे वो सब एजम्पशन जो फॉलो करे वो है आइडियल गैस, जो फॉलो करे वो क्या है भाई, तो वो है आइडियल गैस। जो फॉलो ना करे वो क्या है, रियल गैस। रियल गैस, नॉन आइडियल गैस। रियल गैस मॉलिक्यूल ये सारे के सारे एग्जैक्टली फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही, कुछ ना कुछ साइज होगा ही, कुछ ना कुछ दूसरे वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। वेलोसिटी हमारा बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो तो हो सकता है भाई, इनफाइनाइट हो जाए ऐसा भी थोड़ी होता है। ठीक है, स्पीड का वेरिएशन हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर डेंसिटी ये भी तो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकते हैं माइन्यूट लेवल पे, लेकिन उतना हम लोग को देखने ही नहीं। ये सारे असम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये सारे हो रहे हैं, होते हैं, और तब हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। मीन्स ये सब पोस्टुलेट्स हैं टू एनालाइज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने हैं, पढ़ाने हैं, समझने हैं, समझाने हैं, तो हमें ये असम्पशन लेकर के चलने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये सब हटा दें। अब हम लोग पोस्टुलेट समझ गए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हमने स्पीड रखा हुआ है। 3 टाइप के स्पीड हैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। वो कौन कौन से स्पीड हैं वो ज़रा समझ लिया जाए। तो एक है एवरेज स्पीड, एवरेज और मीन स्पीड हम लोग बोलते हैं भाई। एवरेज स्पीड बोलें या मीन स्पीड बोलें। और क्या है भाई, तो एक है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो आरएमएस स्पीड भी होता है, और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये भी होता है भाई, तो इसको भी समझना। ये 3 टाइप ऑफ स्पीड है। क्या है, कैसे समझेंगे भाई, तो ये जरा समझो। इसको समझने के लिए हम लोग एक कंटेनर लिया, एक हमने क्या किया, कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने बड़े सारे गैस मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन लिया। हमने मान लो मेजर किया इनके स्पीड, रैंडम डायरेक्शन में तो थे, किसी के कम वेलोसिटी, किसी के ज़्यादा वेलोसिटी। एक स्पीड मिला 2 मीटर पर सेकंड, एक स्पीड मिला 3 मीटर पर सेकंड, एक का स्पीड मिला 4 मीटर पर सेकंड, फिर हमें मिला 3 मीटर पर सेकंड, फिर मिला हमें 2 मीटर पर सेकंड, फिर मिला 3 मीटर पर सेकंड, फिर मिला 3 मीटर पर सेकंड, फिर मिला 1 मीटर पर सेकंड, फिर मिला 3 मीटर पर सेकंड। कितने रीडिंग हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एक और लगा दो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, 10 हो गए। चलो 10 रीडिंग्स हो गए। ये क्या हो गया भाई, तो 10 रीडिंग्स हमने लिया स्पीड का। 10 रीडिंग्स है ये स्पीड का।
क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें हम लोग कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग हम लोग एवरेज स्पीड, मीन स्पीड यानी कि और आरएमएस ये सब निकालने का कोशिश करें ज़रा। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 10 तो रीडिंग कम से कम पता है, 10 का तो स्पीड पता है, तो उस बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड या मीन स्पीड क्या होगा। तो ये हो जाएगा भाई, जो फर्स्ट वाला स्पीड है ये V1 है, V2, V3, V4, V5, V6। तो V1 को ऐड करो V2 के साथ, V3 के साथ, V4 एंड सो ऑन चलेगा भाई। अगर n रीडिंग लेते तो डिवाइडेड बाई n करते, मीन निकालना था हमें। अगर n रीडिंग लोगे तो डिवाइडेड बाई मीन करेंगे। अभी 10 रीडिंग लिए हैं तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और सारे स्पीड को ऐड कर देंगे। मीन्स 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3 + 1 + 3 ऐसा कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड मिल जाएगा। मीन्स सारे स्पीड को हम लोगों को सम करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे और ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने स्पीड लिया है भाई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड लिया है। तो इस तरह से हमने मीन स्पीड या एवरेज स्पीड निकाल के रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। क्लियर है, एवरेज स्पीड बात ही था, स्पीड का एवरेज, तो स्पीड का एवरेज मिल गया। आरएमएस स्पीड क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इट मीन्स स्क्वायर करो, V1 जो था 3 मीटर पर सेकेंड तो V1 का स्क्वायर करो, V2 था हमारा तो V2 का स्क्वायर करो, V2 था 2 तो 2 का स्क्वायर करो, V3 है 3 तो 3 का स्क्वायर करो। इस तरह से इन सब का स्क्वायर करते जाएं और इनका मीन लें। तो मीन कैसे लोगे भाई, तो ये प्लस ये एंड सो ऑन। अगर n हम लोग लेते हैं तो Vn का स्क्वायर भी, स्क्वायर ऑफ द स्पीड का हमने मीन ले लिया। ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द स्पीड का मीन ले लिया। ये तो स्पीड का ही मीन हो गया और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। इसको बोलेंगे हम लोग मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड मीन्स स्पीड का स्क्वायर किया गया है और उसका मीन लिया हुआ है। ये पूरा का पूरा मिला के क्या हो गया, तो मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, क्योंकि वी हैव स्क्वायर्ड द स्पीड, स्पीड को स्क्वायर किया और उसका मीन लिया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन अब इसी का हम लोग रूट अंडर लगा दें तो हम लोगों का हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट लगा दिया किस पे भाई, तो स्क्वायर ऑफ स्पीड पे, मीन्स V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड का जो मीन लिया था उस पर रूट लगा दिया तो हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो और फिर उसका रूट लो, ऐसा स्पीड। तो स्पीड को स्क्वायर किया, मीन लिया और रूट लिया। तो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ये एक्सप्रेशन है और मीनिंग भी समझ गए भाई। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है हुज फ्रीक्वेंसी इन द रीडिंग्स, जो भी रीडिंग्स हमने लिए हैं उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द रीडिंग इज मैक्सिमम। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, अगर 10 बार तुमने रीडिंग लिया तो मोस्टली टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा स्पीड आया है, 3 मीटर पर सेकेंड आया है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगा भाई, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर मान लो 11th रीडिंग लेने जाएं, अगर हम लोग 11th रीडिंग लेते हैं तो क्या आने का, कौन सा स्पीड वैल्यू आने का चांस मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो वो भाई हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रीडिंग्स जो हैं वो 3 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया। सो मैक्सिमम टाइम 3 आ रहे हैं। इट मीन्स जब 11th रीडिंग लेंगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, 3 मीटर पर सेकेंड आने की। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है अननोन के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला स्पीड क्या है, वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। लेकिन कई बार कैसा होगा कि हम लोगों का रीडिंग नहीं दिया हुआ है, रीडिंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऐसे कंडीशन में निकालना हो तो रीडिंग नहीं दिया तो क्या दिया भाई, तो ऐसा दे दिया कि इसका टेम्परेचर हमारा T है, इसका टेम्परेचर T है और ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, T टेम्परेचर पे है, तो कितना होगा इसका भाई आरएमएस स्पीड, कितना होगा इसका मीन स्पीड, ऐसा हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला अलग है, इसके लिए फॉर्मूला अलग है। तो मीनिंग वाइज तो हम लोग रीडिंग के बेसिस पे समझ लिया। अब हम लोग फॉर्मूला अगर इसका लिखें कि अगर टेम्परेचर दिया हो और गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो भी दिया हो, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √8RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट मीन्स मोलर मास, मोलिकुलर वेट मीन्स मोलर मास,
मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल मास, एक मोल गैस मोलिक्यूल्स का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ये होता है। सिमिलरली अगर हम लोग आरएमएस स्पीड की बात करें तो आरएमएस स्पीड होता है √3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, यानी कि मोलर मास। मोलिकुलर वेट मीन्स मोलर मास, 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास। सिमिलरली यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा √2RT डिवाइडेड बाई अगेन मोलिकुलर वेट। ठीक है भाई, तो ये सब फॉर्मूला याद रखने हैं। टेम्परेचर के टर्म में कौन सा गैस दिया है, उसका ऑक्सीजन दिया है तो 32 यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग तीनों का याद रखने हैं। चलो एक बात और आपको ध्यान देने हैं इस मामले में, एक बात और क्या ध्यान देने हैं भाई, तो एक तो ये बात ध्यान रखो, ये सब रीडिंग का काम तो ख़त्म हो गया, एक और ये नोट का पॉइंट ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड में खोपड़ी में सेट कर लेना। क्या भाई, मोलिकुलर वेट जो होता है 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास होता है। तो अगर 1 मोलिक्यूल का मास m है तो इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ही तो होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ही तो होते हैं मोलिक्यूल्स के 1 मोल में। इसलिए ये मोलिकुलर वेट या मोलर मास बोले 1 मोल मोलिक्यूल का मास, तो 1 मोलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। सो मोलिकुलर वेट हमारा ये है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखने हैं, क्या भाई, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो मिलता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है भाई, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इधर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है भाई। तो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका ज़रा यूज़ कर लें हम लोग, इसका ज़रा यूज़ कर लें तो यहाँ पे एक और हमें छोटा सा मॉडिफिकेशन मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा भाई, तो उस बात को ज़रा समझा जाए। तो ये एवरेज स्पीड का एक और ये भी एक्सप्रेशन हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये 8R है। अगर R को मैं लिख दूँ एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लिख सकते हैं भाई, इंटू T टेम्परेचर डिवाइडेड बाई पाई इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट को लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास स्मॉल m क्या है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मीन्स 1 मोलिकुल का मास, ये स्मॉल m 1 मोलिकुल का मास है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मोल मोलिकुल्स का मास होता है, जिसको हम लोग मोलर मास या मोलिकुलर वेट बोलते हैं। तो यहाँ से एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो 8 kBT डिवाइडेड बाई पाई इंटू मोलिकुलर मास, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड का एक और एक्सप्रेशन, ये भी ध्यान रखने हैं, ये एक और एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं भाई। तो इस वाले के लिए देखेंगे तो वैसे ही है, जहाँ R था वहाँ पे KB हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T तो T का एज इट इज, और मोलिकुलर वेट की जगह पे मोलर मास के जगह पे क्या हो गया हमारा, मोलिकुलर मास हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो VRMS लिखेंगे, तो VRMS क्या लिखेंगे भाई, तो √3 लिखेंगे, R के बदले में KB लिखेंगे, T लिखेंगे और ये मोलिकुलर मास लिखेंगे, एक मोलिकुल का मास लिखेंगे। ठीक है, ये समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए। और यहाँ पे क्या होगा भाई, मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा √2 KB इंटू T डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, तो ये भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का, तो आप क्या समझते हो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट का दूसरा नाम है मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल मोलिकुल्स का मास, तो वो क्या होता है, तो 32 ग्राम होता है। क्या होता है भाई, 32 ग्राम होता है। लेकिन मैं बोलूं कि इसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास मतलब 1 मोलिकुल का मास कितना है, तो वो है 32 एटॉमिक मास यूनिट। ये 1 मोलिकुल का मास है, 1 मोलिकुल का मास है, स्मॉल m।
और ये मोलिकुलर वेट यानी कि कैपिटल एम मोलिकुलर वेट, मोलर मास हम लोग बोले तो वो है 1 मोल ऑक्सीजन मोलिकुल्स का मास, तो वो कितना होगा भाई, तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल मोलिकुल का मास, तो ये है 32 AMU मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो बन जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, इस तरह से हमें ऑक्सीजन का मिलेगा। मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास, इन दोनों में डिफरेंस है। मोलिकुलर मास मतलब 1 मोलिकुल का मास, बट मोलिकुलर वेट मीन्स मोलर मास, 1 मोल मोलिकुल्स का मास। ठीक है, ये है 1 मोल मोलिकुल का मास। समझ गए इतना? ये सब ध्यान रखने हैं, जो नोट करने की ज़रूरत हो वो आप ज़रूर नोट किए होंगे पॉज लगा करके। आप तो मस्त हैं भाई, पॉज लगा करके खूब नोट करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रेशर इनसाइड गैस। कोई भी गैस कंटेनर रखें तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, इसके बारे में हम लोगों को देखने हैं। तो देखो भाई, कोई गैस मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए, ऑक्सीजन गैस की मान लो, या कोई भी हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, एक हम लोग इसमें कंटेनर में लिए होते हैं। बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल तुम्हें पता ही है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ऐसे जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, जो कोई कम स्पीड से जा रहा, कोई ज़्यादा स्पीड से भी जा रहा, रैंडम मोशन इस तरह से भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, कोई इधर जा रहा हो, कोई इधर जा रहा हो, इस तरह से हो रहा है। कोलिजन भी हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इधर से ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि किसी भी फेस पे हम लोग कंसीडर करें, कोई भी फेस ले लें और इस पे हम लोग कंसीडर करें कि मॉलिक्यूल्स जो कंटिन्यूसली कोलिजन कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इस पे कोलिजन कर रहे हैं, वही हाल इधर वाले फेस पे होगा, वही हाल इधर वाले फेस पे भी होगा, वही हाल ऊपर वाले फेस पे भी होगा। सारे फेस पे तो एक तरह का कंडीशन बनता है। तो हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स यूज करते हैं। क्या भाई, तो एक मॉलिक्यूल है, उसने कुछ स्पीड से एक्स डायरेक्शन में चला, कुछ मोमेंटम लेकर गया, और क्योंकि प्योर इलास्टिक कोलिजन है तो उतना ही मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बस डायरेक्शन रिवर्स होकर के वापस आ जाएगा। इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम होगा। mvx लेके आया, अगर ये इनिशियल मोमेंटम था इसका, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, तो माइनस mvx बनेगा। इस तरह से चेंज इन मोमेंटम कितना होगा भाई, तो ट्वाइस mvx हो जाएगा। इस तरह से चेंज इन मोमेंटम होगा तो हम लोग फोर्स निकालेंगे कि अच्छा इस फेस पे इस मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया, तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज करेंगे। भाई एक मॉलिक्यूल ने एक फेस पे लगा तो 2mvx मोमेंटम चेंज हुआ इसका, डिवाइडेड बाई ये टाइम इंटरवल, ऐसा करते हैं तो फोर्स मिलता है। चलो ये वाला हम लोग इसको यूज़ करके आगे बढ़ाते हैं और फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। और वैसे ही फिर हम लोग प्रेशर निकालने के लिए यही फोर्स डिवाइडेड बाई फेस का एरिया, उस फेस का एरिया ये डिवाइड करते हैं तो कुछ प्रेशर का एक्सप्रेशन आता है। यही एक्सप्रेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, और करते करते हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है। वो होता है 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू RMS स्पीड का स्क्वायर, VRMS स्क्वायर। ये बनता है प्रेशर का फाइनल फार्मूला। कहाँ से आया ये फार्मूला? फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज मोमेंटम में चेंज देखा, फोर्स निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूज़ करके ये फोर्स निकाला, डेरिवेशन करना होता है। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और प्रेशर क्या होता है भाई, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसका हम लोगों ने यूज़ किया, फोर्स पर यूनिट एरिया का यूज़ किया, आगे बढ़ाया, कुछ स्टेटमेंट, कुछ एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन करता हुआ आगे हम लोग बढ़े, और फाइनल रिजल्ट आया 1/3 और डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू VRMS स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन बनता है हमारा प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड एनी कंटेनर। इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, RMS स्पीड का वैल्यू भी रख सकते हैं। ये तो आया यहाँ तक। RMS स्पीड क्या हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा था भाई कि RMS स्पीड तो होता है √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन VN स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई n कर रहे होते हैं, या तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं √3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, या फिर लिखते हैं √3 KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। इस तरह का काम करते हैं। तो ठीक है भाई, ये बनता है VRMS। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, ये तो क्लियर है। तो RMS स्पीड ये है। अब इसका हम लोग यूज़ करके आगे गैस लॉज भी ला पाते हैं। लेकिन ये कहाँ से आया, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और VRMS हम लोग जानते हैं। तो जब ये एक्सप्रेशन जो आया वो इसके टर्म को यूज़ करता हुआ आया, तो हम लोगों ने फाइनल एक्सप्रेशन में VRMS रख दिया, तो ये बन गया फाइनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक
चलो भाई, कहाँ से आया बैकग्राउंड समझ गए और फॉर्मूला भी यहाँ समझ गए। अब डेंसिटी तुम रख सकते हो, डेंसिटी का वैल्यू थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो आएगा अभी मास अपॉन वॉल्यूम। जितना मास है डेंसिटी का वैल्यू क्या लिखोगे, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वो तो हम लोग करेंगे भाई, वो करेंगे अभी नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट जो आएगा उसमें ज़रूर करेंगे हम लोग। तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम लोगों ने देखा अभी प्रेशर का एक्सप्रेशन, उसके बेसिस पे अब आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। चलो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो कैसे, प्रेशर आया 1/3 रो वी RMS स्क्वायर, ये आया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है कि PV = nRT को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इसी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स यूज़ किया, लॉज ऑफ मोशन का हम लोग फोर्स dP/dt यूज़ किया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूज़ किया, एंड फार्मूला फॉर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ये यूज़ किया, और हम लोगों ने एडजस्टमेंट करता हुआ फाइनली ये एक्सप्रेशन आया। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो प्रेशर = 1/3, डेंसिटी लिखने हैं तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसा लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये हो गया डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V RMS स्पीड का स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो प्रेशर हमें मिलेगा, प्रेशर का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, तो 1/3 मिला। मास ऑफ द गैस को बोल सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यही तो होगा टोटल मास। अगर ये मान लो हमने एक कंटेनर लिया है और इसमें जो है वो n मोल्स लिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ है, n मोल्स, मान लो ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है या कोई भी गैस लिया हुआ है, तो n मोल लिया हुआ है हमने, तो n मोल का कितना मास होगा, तो n मोल का इतना मास होगा, 1 मोल का मास मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स, तो ये टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मान लो V वॉल्यूम है तो V वॉल्यूम रख दिया, ठीक है भाई। ये डेंसिटी लिख दिया हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ द गैस V RMS। तो V RMS को लिखूंगा अगर मैं 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि इधर मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला लिखा है तो यही लिखता हूँ इधर, √3RT अपॉन मोलिकुलर वेट। इसका हमें करना पड़ेगा क्या भाई, स्क्वायर, V RMS स्क्वायर। तो बताओ ये प्रेशर क्या आ जाएगा भाई, तो प्रेशर आ गया 1/3 और ये हो गया नंबर ऑफ मोल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इधर हो गया हमारा 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि स्क्वायर रूट गायब हो गया। और देखो अब कैंसिल क्या हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो रहा है इससे, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो 3 भी कैंसिल हो रहा है इससे। तो बचा क्या भाई, तो P बचा, और V को अगर इधर ले आए तो PV = nRT, ये मिला हमें। It means PV = nRT is coming from fundamental law of mechanics। मैकेनिक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने प्रेशर ऑब्टेन किया, और वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाए, 2-3 स्टेप बढ़ाए, तो PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिल गया। PV = nRT मिल गया, मीन्स प्रेशर ऑफ द गैस into volume of the gas is number of mole multiplied by universal gas constant into temperature, absolute Kelvin temperature। ऐसा हम लोग समझते हैं, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिल गया। वैसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबका स्टेट में लिख करके सबको कंबाइन करते हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया हुआ है, और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके आप आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में लाते हो। बट फिजिक्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल से नहीं लाया है, यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स का यूज़ करके प्रेशर पहले ऑब्टेन किए, और जब प्रेशर का फॉर्मूला आगे बढ़ा तो अपने आप। अब प्रेशर कैसे लाया भाई, तो फोर्स एंड प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने निकाला, और ये मिल गया आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है। तो इसका यूज़ करके हम लोग आगे के पॉइंट्स देखते हैं कि डिफरेंट गैस लॉज हम लोग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ला सकते हैं। तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग, तो मिल जाएगा हमें। अभी देखा हम लोगों ने कि PV = nRT है, कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम हमने V वॉल्यूम ले रखा है और इसमें हमारा P प्रेशर पे हमारा गैस है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूँ कि इसमें
अब डिफरेंट गैस लॉ क्या होंगे, तो ये हम लोगों का मेन बेस है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इफ़ अगर ऐसा कोई सिस्टम हो, ये कंटेनर है मान लो, इसका वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर दें, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, इफ़ वॉल्यूम इज फिक्स, या ऐसा कंटेनर ले लिया, मान लो हमने सिलेंड्रिकल ले लिया, सिलेंड्रिकल, और इसमें एक पिस्टन लगा दिया और इसमें हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं जो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ इधर उधर भाग रहा है, ऐसे विद वेरिएबल स्पीड ये चल रहे हैं भाई, कोई डाउनवर्ड जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इस तरह से रैंडम मोशन हो रहे हैं, कोलिजन्स भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसा हमने गैसीय सिस्टम ले लिया है। तो अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब है कि इसको वेल्डिंग कर दिया, क्या कर दिया, इसको वेल्डिंग कर दिया, कितना भी तुम प्रेशर लगाओ ये ऊपर शिफ्ट होने नहीं देगा, एक्सपैंड होने नहीं देगा, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इधर से तो फिक्स्ड है ही ये सिलेंड्रिकल कंटेनर सॉलिड, और ये था पिस्टन जो कि हम लोगों ने वेल्डिंग कर दिया है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, गल्सक लॉ, ये ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट के, चलो प्रेशर कांस्टेंट कर दें, इफ़ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ़ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मीन्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ऐसा हो जाएगा। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम लोग P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूँ कि चलो भाई ना प्रेशर कांस्टेंट करो और ना वॉल्यूम कांस्टेंट करो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, इफ़ टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस कराने के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करें, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं इस आइडियल गैस लॉ से क्या बोल सकते हैं भाई, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ये गैस में नंबर ऑफ मोल तो फिक्स्ड है ही, आर फिक्स्ड है ही, और टेम्परेचर इसका अगर कांस्टेंट रखो तो ये पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया। तो उस कंडीशन में बोलेंगे क्या भाई, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इक्वल टू P2V2 बोलेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू nRT/V, और nRT तो कांस्टेंट है, इट मीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V मीन्स P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। और अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ दिखाना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसीलिए यहाँ का ग्राफ में अगर हम लोग दिखाएंगे ऐसे, एक तरफ वॉल्यूम एक तरफ टेम्परेचर अगर दिखाएं, एक तरफ वॉल्यूम एक तरफ टेम्परेचर दिखाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। यहाँ पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर दिखाएंगे तो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाएंगे भाई, प्रेशर और टेम्परेचर हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हम लोग समझ गए। और अगर हम लोग बोलें इससे ये भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ़ P, V and T are same for two gas, same for two gas, दो गैसेस के लिए हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सब सेम रखें। मान लो एक ये गैस है और एक ये गैस है, एक गैस कंटेनर ये है, इसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसका, इसमें जो प्रेशर है वही प्रेशर इसमें भी है, इसमें जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इसमें भी है। तो इसका मतलब कि इस वाले गैस के लिए लिखोगे तो इस वाले गैस के लिए मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस है और इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो इसके लिए हाइड्रोजन है, मान लो इसमें पहले में हाइड्रोजन है दूसरे वाले में ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं, दो डिफरेंट गैस लिए हैं बट एट सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे PV इज इक्वल टू N1 नंबर मोल लिए हैं N1R इंटू टी, इसके लिए लिखेंगे तो वही P वही V इज इक्वल टू N2R इंटू टी। अब यहाँ से देखो N1 निकालें तो PV/RT, यहाँ से N2 निकालें तो PV/RT, एंड सिंस PV ये सब सेम ही हैं, दोनों के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि N1 विल बी इक्वल टू N2 मीन्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से N1 निकालें तो PV/RT, यहाँ से N2 निकालें तो PV/RT, तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू PV/RT। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ़ दे आर कंटेन्ड इन सेम वॉल्यूम एट सेम प्रेशर एंड एट सेम टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। ये एवोगाड्रोस लॉ भी है भाई कि इफ़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम फॉर डिफरेंट गैसेस देन इन दैट केस नंबर ऑफ मोल विल ऑल्सो बी सेम। तो इस तरह से डिफरेंट गैस लॉज हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड हेंस आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आया भाई? तो काइनेटिक एजम्पशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दैट इज एजम्पशन पोस्टुलेट लिया, कोलिजन प्योर इलास्टिक होगा, ये सब यूज करते हुए हम लोगों ने प्रेशर का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, प्रेशर से आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ से फिर डिफरेंट गैस इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया भाई? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अब हम लोग को टॉपिक देखने हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर का काइनेटिक थ्योरी में क्या इंटरप्रिटेशन है भाई, टेम्परेचर के रिगार्डिंग में क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये निकलता है कि मीन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना ये रिजल्ट, मीन काइनेटिक एनर्जी ये है मीन यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी होता है, वो होता है 3/2 kb इंटू टी। ये जो मीन काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल्स मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल को ऑन द एवरेज 3/2 kb इंटू टी, ये होता है मीन काइनेटिक एनर्जी। अगर यही मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस, अगर हम लोग पर मोल बोले, एक मॉलिक्यूल का नहीं, पर मोल, एक मोल गैस में कितना होगा मीन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा 3/2 और kb इंटू एवोगाड्रो, kb इंटू टी एक मोल का है, एक मोलिक्यूल का है, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा एक मोल का, तो ये क्या मिल जाएगा भाई? तो 3/2 और ये r इंटू टी, पर मोल लिखेंगे 3/2 RT, पर मोलिक्यूल लिखेंगे 3/2 kb इंटू टी। ये है मीन काइनेटिक एनर्जी। मीन काइनेटिक एनर्जी ये पर मोल है और ये पर मोलिक्यूल है। तो ये दो बात है, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है, ये क्लियर है। चलो ये कहाँ से आया भाई? तो इसको हम लोग समझ सकते हैं और कई बार क्वेश्चन में आ भी जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये ध्यान ही रखना है, लेकिन थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलो आया कहाँ से भाई, तो बैकग्राउंड में जाना भी ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल का, हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर हमने लिया, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ ये सब इधर उधर भाग रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी से, ठीक है। मीन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मान लो फर्स्ट वाला है, कोई ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है मान लो, तो ये जा रहा V1 स्पीड से, दूसरा जा रहा V2 स्पीड से, कोई जा रहा V3 स्पीड से, कोई जा रहा V4 स्पीड से। तो मीन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालें कि पर मॉलिक्यूल कितना है मीन काइनेटिक एनर्जी, पर स्टूडेंट कितना मार्क्स आया टेस्ट में, अरे भाई तो किसी का 30 आया, किसी का 40 आया, किसी का 50 आया, किसी का 60 आया, तो पर स्टूडेंट कितना एवरेजली मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई सबके मार्क्स ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, वो मिल जाएगा पर स्टूडेंट एवरेज क्या है मार्क्स, एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या है। तो पर मॉलिक्यूल अगर निकालना चाहें तो ठीक है भाई, ऐसा 10 मॉलिक्यूल का हमने लिया या n मॉलिक्यूल का लिया, तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले काइनेटिक एनर्जी, मीन निकालना है काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ वाले काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन, जितने भी मॉलिक्यूल लिया, अगर n मॉलिक्यूल लिया है तो n मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी को सम कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो दिस विल बी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का हमने काइनेटिक एनर्जी सम कर दिया, किसी का 2 जूल, किसी का 3 जूल, किसी का 5 जूल, किसी का 9 जूल, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दिया। तो इसका मतलब ऑन द एवरेज जो आया एनर्जी वो आया 3.6 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द एवरेज पर मॉलिक्यूल इज हैविंग 3.6 जूल एनर्जी। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है भाई, तो इसको निकाल लिया जाए, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको जरा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m, फर्स्ट वाला तो V1 स्पीड से चल रहा था, दूसरा वाला अरे ये तो V2 स्पीड से चल रहा था, थर्ड वाला चल रहा था 1/2m V3 स्क्वायर, इसी तरह से सब जा रहे हैं भाई 1/2m Vn स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे Vn स्क्वायर, इस तरह से सबके काइनेटिक एनर्जी का सम किया, डिवाइडेड बाई n किया, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ठीक है भाई, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट स्टेप में और आ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि हाफ m हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बच जाएगा क्या भाई, तो बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई n करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये भी मिल गया। तो उसके बाद क्या मिलेगा वो भी ज़रा देखा जाए, तो 1/2m और ये मिल गया हमें क्या भाई, तो अगर इसको अंडर रूट लगा दिए जाएं और स्क्वायर कर दिए जाएं तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया भाई, अंडर रूट भी लगाया और स्क्वायर भी किया, तो बात तो एक ही हो गई। अंडर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी कर दिया, तो रूट गायब हो जाएगा, वही का वही मिल जाएगा हमें। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये मिल गया। तो रूट लगा करके स्क्वायर इसलिए किया मैंने क्योंकि ये एक्सप्रेशन आ रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, दैट इज आरएमएस स्पीड का। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, तो बताओ ये एक्सप्रेशन क्या आया फाइनली। ये फाइनली फॉर्मूला जो आ गया हम लोगों का एक्सप्रेशन, वो आ गया 1/2 और मास m इंटू वी आरएमएस स्क्वायर, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर, ये मिल गया। और ये हाफ m वी आरएमएस का वैल्यू अब हम लोग रख दें 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर मास है, एक मोलिकुल का मास है। यहाँ मोलिकुलर वेट mw होता तो हम लोग मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। याद है ना भाई, वी आरएमएस होता था अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट या फिर अंडर रूट 3kT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन हैं वी आरएमएस के। किसके भाई, वी आरएमएस के। जब जो ज़रूरत हो तुम्हें कर लो भाई। अगर मोलिकुलर वेट के टर्म में लिखना हो तो ये लिख लो, मोलिकुलर मास के टर्म में लिखना हो तो ये लिखेंगे, के बी लिखेंगे आर के बदले में, तो के बी लिखा हम लोगों ने। चलो स्क्वायर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। स्क्वायर हुआ तो क्या मिलेगा, तो हाफ मिलेगा, m मिलेगा और 3kbt डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, तो 3/2 kb इंटू टी। यही तो मिला, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल। ये हमारा मीन काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल मिल गया 3/2 kT, 3/2 kT पर मॉलिक्यूल मिला। पर मॉलिक्यूल हमारा 3/2 kT है और अगर पर मोल निकालना होगा तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ये तो हमारा मीन काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल। क्लियर है, यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये क्या आया भाई, तो ये आया मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, अगर पर मोल लिखेंगे तो आर हो ही जाएगा। पता ही है तुम्हें कि पर मॉलिक्यूल पता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ये रिजल्ट याद रखने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। मीन फ्री पाथ ये क्या है, ये जरा समझ लिया जाए फटाफट। मीन फ्री पाथ क्या होता है वो जरा समझें। तो मीन फ्री पाथ होता है भाई, ये कभी भी मान लो कोई मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। अब किसी एक मॉलिक्यूल पे अगर फोकस करें तो एक मॉलिक्यूल बेचारा गया, कोलिजन हो गया। L1 लेंथ चला, कोलिजन हो गया। L2 लेंथ चला तो कोलिजन हो गया। कभी L3 लेंथ चला तो कोलिजन, L4 लेंथ चला तो कोलिजन, फिर छोटा सा लेंथ चला तो कोलिजन, बड़ा लेंथ चल गया, फिर छोटा सा लेंथ, फिर ऐसे इस तरह से कोलिजन हो रहे हैं। कभी L1 लेंथ के बाद, कभी L2 लेंथ के बाद, कभी L3, कभी L4, कभी L5, कभी L6, इस तरह से चल रहे हैं। तो फ्री पाथ इसको बोलते हैं, फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो हमारा फ्री होके मस्त चल रहा हो वो पाथ लेंथ। इसके बाद आया कोलिजन हो गया, कोई इसके खोपड़ी पे मार दिया, खोपड़ी हिल गया, तो ये क्या हो गया, ये तो उस टाइम पे फ्री नहीं रहा। फिर खोपड़ी के बाद जब कोलिजन के बाद होश आया, देखा कि अच्छा इधर चलना है तो इधर जाने लग गया, फिर मस्त होके चला, तब तक फिर से कोलिजन हो गया। फिर मस्त होकर चला L4 लेंथ, फिर कोलिजन हो गया। फिर मस्त होकर चला L5 लेंथ, फिर कोलिजन हो गया। इस तरह से जो फ्री पाथ्स हैं उनका मीन निकालें तो वो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा बार से भी लिखते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले का लेंथ अगर लैम्डा 1 है, दूसरे का लैम्डा 2 है, फ्री पाथ का लेंथ, तो इस तरह से लैम्डा n करें डिवाइडेड बाई n करें तो मिल जाएगा हमें मीन फ्री पाथ। अगर L से रिप्रेजेंट करते हो तो L से भी लिख सकते हो भाई, L1 मिला, फिर L2 मिला, फिर L3 मिला एंड सो ऑन, Ln मिला डिवाइडेड बाई n मिला, तो इसको बोलेंगे फ्री पाथ का मीन। फ्री पाथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल या पाथ ट्रेवर्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो फ्री पाथ का मीन निकाला तो मीन फ्री पाथ है। तो ये मीन फ्री पाथ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए मीन फ्री पाथ का। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, मीन फ्री पाथ समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग मीनिंग समझ गए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 12 में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने डील कर दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है कितने नंबर ऑफ मोड में एनर्जी कैन बी पोजेस्ड और एक्सचेंज्ड इंडिपेंडेंटली, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए।
ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किसके लिए होता है, सबको पता है, डाई एटॉमिक के लिए। और अगर वाइब्रेशन होने लग जाए तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, 2 वाइब्रेशनल आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे D = 5 ही रहेगा। किसके लिए भाई, डायटोमिक के लिए। वैसे ही ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए क्या बताया था भाई, तो ट्राइएटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल हैं। लीनियर का एग्जांपल क्या होता है, CO2 एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। तो ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए कितना था भाई, तो ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाता था। और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होता था भाई, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल या फिर पॉलीएटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक के लिए ये होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। और अगर वाइब्रेशनल भी काउंट करने पड़ जाएं तो F वाइब्रेशनल काउंट करना हुआ तो 6 + F हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात भाई। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पढ़ रखा था भाई। और इसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लॉ भी देखा था हम लोगों ने। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था, याद होगा कि भाई ईच मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने एनर्जी होते हैं, तो वो एनर्जी होता है ½ kB × T। और इस बेसिस पे अगर ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 मॉलिक्यूल का है, अगर D डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल का, और 1 मॉलिक्यूल का हुआ ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल का हो जाएगा ये एनर्जी, 1 मोल का हो जाएगा एनर्जी। और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n मोल का हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा n मोल का एनर्जी। और इसलिए इंटरनल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, तो ND/2 और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया R और ये T। तो ND/2 RT इज़ द इंटरनल एनर्जी। ये सब याद ही है, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, बिल्कुल किया था भाई। और इसी के बेसिस पे CP, CV एंड गामा भी मिलता था। CP, CV एंड गामा, CP का वैल्यू याद होगा और CV का वैल्यू भी याद होगा। CV का वैल्यू आता था कितना, D/2R आता था, याद है। और इसका कितना हो जाएगा, तो D/2R + R, दैट इज D + 2 ये मिला था। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने गामा भी कैलकुलेट किया था, कितना भाई, तो CP/CV यानी कि D + 2 / R ये मिला था हमें। इसी के बेसिस पे हम लोग बता सकते थे कि अगर ये मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो इसलिए गामा का वैल्यू क्या हो गया, तो 5/3 हो गया। अगर डायएटॉमिक है तो क्या हो जाएगा भाई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक के लिए कितना होगा, तो डायएटॉमिक के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 5 + 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो 7/5 दैट इज 1.4। ये सब तो हम लोगों ने देखा था। ये था कितना भाई, तो ये 1.66 था। ये था कितना, तो 1.66 ये वाला था 1.4। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग जानते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये कहता था भाई, याद होगा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ½ kT। ईच मॉलिक्यूल ईच डिग्री फ्रीडम ½ kT, इसलिए D डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ईच मॉलिक्यूल का हमें ये मिल गया। ये वाला मिला कितना, 1 मॉलिक्यूल का मिला। किसका मिला भाई, ये 1 मॉलिक्यूल का मिला। इसमें हमने D से मल्टीप्लाई किया था, 1 मॉलिक्यूल का मिला। और जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का मिल जाएगा, और पूरे में n से मल्टीप्लाई कर दिया, n मोल का मिल गया। इस तरह से हमें इंटरनल एनर्जी मिल गया भाई। इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टेम्परेचर होता है, वो फैक्ट भी हम लोगों ने समझा था। तो ये सब काइनेटिक थ्योरी में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये सारे कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। इन पे न्यूमेरिकल्स भी छोटे छोटे आते रहते हैं, लेकिन जो मेन था इससे रिलेटेड चैप्टर वो था लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि इसके बड़े सारे कॉन्सेप्ट यूज किए और डिस्कस भी किया था मैंने। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रख करके थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी के आप क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के क्वेश्चन हों।